Assalamualaikum to all of my friends. वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। नए सेमेस्टर के साथ जिस तरह से मैं आप लोगों को पहले भी 100% करेक्ट आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करता रहा हूँ, इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में भी मैं आप लोगों के साथ 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वो शेयर करूँगा। और जो दोस्त इस वीडियोस पे नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तमाम तरह असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस और उनकी वर्ड फाइल भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जिस तरह से ये असाइनमेंट फिज़िक्स 101 की आई हुई थी, 16 लास्ट डेट है इसकी। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस थी कुछ कि 10 लेक्चर्स में से आए हैं, असाइनमेंट किस तरह से बनानी है, इसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा था कि इज़ इट ट्रू और रॉन्ग टू से a ball will land at the same time if you drop it straight down from the top of the tower or if you throw it out horizontally, either yes or no, explain। क्या ये कहना ठीक है या गलत है कि अगर किसी बॉल को हम स्ट्रेट नीचे की तरफ सीधा फेंक दें या फिर हम उसको हॉरिजॉन्टली किसी टावर से फेंक दें तो वो सेम टाइम पर पहुंचेंगी, यस या नो। तो जो भी आंसर है उसको आपने एक्सप्लेन करना है विद अ रीज़नेबल सॉलिड रीज़न के साथ। तो हम चलते हैं जी इसके आंसर्स की तरफ। तो एग्जैक्ट आंसर इसका बनता है जी यस। इज़ इट ट्रू? इट्स ट्रू टू से दैट a ball will land at the same time if you drop it straight down from the top of the tower or if you throw it horizontally। अब इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे? बिकॉज दे बोथ हैव द सेम वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 0। आपने टावर से चाहे वो उसे स्ट्रेट नीचे की तरफ कर दें या हॉरिजॉन्टल की तरफ फेंक दें, तो दोनों जो हैं वो विद अ ज़ीरो वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी इनिशियली जो है बिल्कुल ज़ीरो है और इसी तरह उनका सेम एक्सेलेरेशन भी है और एक्सेलेरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, इसी तरह ये मैटर नहीं करता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे इस तरह का कोई भी मैटर नहीं करता। अज्यूम कर लेते हैं जी कि जो हमने जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल जो है इन फिज़िक्स के अंदर ओनली फोर्सेस एक्ट ऑन देम द ग्रेविटी देन द मोशन इन द वर्टिकल एक्सिस फॉर द बोथ ऑफ देम इज़ फ्री। चूँकि ग्रेविटी की वजह से वो फ्री फॉल नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर वर्टिकली मोशन का किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट भी नहीं है। यही रीज़न है कि ये सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास कैलकुलेट था एक्स एंड वाई कंपोनेंट एवरेज वेलोसिटी का। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो अलॉन्ग द एक्स और अलॉन्ग द वाई जो है हमारे पास चेंज इन एक्स कितना है 5 मीटर है, चेंज इन वाई जो है इसको आपने इस तरह से ही लिखना है डेल वाई और मैथ टाइप आपने यूज़ कर लेना। यहाँ पे टाइम जो है वो 3 सेकेंड है, ये आपको गिवन डाटा में है। अब आप इसमें से फाइंड क्या करना चाहते थे? आपने एक्स और वाई कंपोनेंट एवरेज वेलोसिटी के जो है वो फाइंड करने हैं। तो हमने वो फाइंड के लिए लिख लिए जी। हम सबसे पहले एक्स कंपोनेंट को फाइंड करते हैं, यानी एक्स को फाइंड करते हैं। तो एक्स को फाइंड करने के लिए हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का VAX हमने लिखा है VAX, ठीक है, यानी एवरेज वेलोसिटी एक्स साथ लिखना है, इसका मतलब है उसका एक्स कंपोनेंट। तो डेल एक्स बाय डेल टी, इसे डेल बोलते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, हल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है। एक्स कंपोनेंट के बाद चूँकि हमने वाई कंपोनेंट निकालना है तो वाई कंपोनेंट के लिए हम सेम उसी तरह से VAY लिखेंगे, यानी एवरेज वेलोसिटी डेल वाई बाय डेल टी, यानी हमने एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया है एवरेज निकालने के लिए। फिर उसी तरह से डेल वाई का आंसर 4 था, टी का आंसर 3 था और इसको आपस में तकसीम करने से आंसर 1.33 और वेलोसिटी का जो हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड वो हमने साथ लिख दिया है। तो लास्ट पे आप इसके चाहें तो फर्दर जो है वो इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट का आंसर ये है और वाई का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है जी कि अ बॉडी इज़ मूविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर वाइल वेटिंग टू राइट
it keep moving at the same speed as their force involved in this case or not। तो एक बॉडी जो कि 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मूव कर रही है और वो अपने आप को मोड़ रही है मुसलसल, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक कर्व पाथ में मूव कर रही है, सिंपल अल्फाज में कहें तो। हमने यहाँ पे ये बताना है कि क्या वो जो है वो राइट पाथ पे मूव कर सकती है कोई ऐसी फोर्स जब वो मूव कर रही है, तो बिल्कुल मूव करेगी जी। जब भी कोई चीज़ इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल में मूव करती है ना, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो हमेशा राइट, उस मूवमेंट के राइट पे काम कर रही होती है, उसके जो उसको अंदर की तरफ खींचती है। तो आंसर में हम लिखेंगे जी यस द बॉडी इज़ वेयरिंग टू द राइट विच इज़ मीन इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द कर्व पाथ। To moving along this curved path at the constant speed of 30 km, there must be that is a centripetal force on the body, or which keep it move in circular path instead of the continuously straight line। यानी वो मुसलसल सीधा मूव करने की बजाय उसको क्या करेगा, वेयरिंग करवाएगा। This centripetal force can be provided by the number of different factors, so body and the surface it is moving on, or a tension in a string if the body is being swung in a circle। Without this force the body would continue moving in a straight line। ठीक है, तो फिर अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो वो मुसलसल सेंटर की तरफ मूव करने के वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चली जाएंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेदर देन द वेयरिंग इन स्ट्रेट, ऐसा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर द बॉडी मोशन अलॉन्ग द कर्व पाथ, इसका मतलब है कि वो बॉडी कर्व पाथ पे मूव करेगी, स्ट्रेट पाथ में नहीं मूव करेगी। तो मैं सिंपल अल्फाज में दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुसलसल चीज़ मुड़ने वाली 30 किलोमीटर पर आवर पे और वो स्ट्रेट हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो कर्व पाथ में मूव करेगी, कर्व पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि उसने कर्व पाथ इख्तियार करना है, ना कि स्ट्रेट का। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, अ मैन इज़ होल्डिंग विद अ सूटकेस एज शोन द फिगर यूजिंग द मेंशन्ड डाटा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सूटकेस। तो डायग्राम हमारे सामने है जी। एक्सेलरेशन उसने पूछा है, फोर्स जो कि एक्टिंग फोर्स जिसकी वजह से उसने सूटकेस को उठाया हुआ है 168 न्यूटन है। मैस इस बैग का 17 kg है और ग्रेविटी की वजह से, चूँकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, जिसकी वजह से वो आंसर 166.6 न्यूटन जो है डाउनवर्ड पे लग रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमें गिवन में जो है एक्टिंग फोर्स है, मैस गिवन है, मैस को आप स्मॉल लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है। इसके अलावा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारे पास 166.6 न्यूटन है। तो सिंस मैन जो है वो होल्डिंग सूटकेस, इस होल्डिंग सूटकेस जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी अपोज कर रहा है उस फोर्स को, जो ग्रेविटी पे फोर्स है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स होगी वो फोर्स एक्टिंग में से ग्रेविटी की फोर्स निकाल देंगे तो वो बाकी नेट फोर्स बचेगी जो वो लगा रहा है। ठीक है, यानी नेट फोर्स को हम F माइनस एम जिस कह सकते हैं। F हमारे पास 168 था, 166.6 ये ग्रेविटी की फोर्स है, माइनस करने से 1.4 न्यूटन आंसर आ जाता है। अब हमने चूँकि एक्सेलरेशन निकालना है तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल टू एम में A इक्वल टू F बटा एम। F का आंसर हमारे पास आ जाता है 1.4 और M उसने 17 kg दिया हुआ है। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.0824 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज़ द एक्सेलरेशन। और इसकी फोर्स किस तरफ होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसके लिए हम नीचे लिखते हैं जी, सिंस फोर्स एक्टिंग जो है वो अपोज कर रही है ग्रेविटी की फोर्स को, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द अलोंग टू एक्टिंग फोर्स, यानी जिस तरफ फोर्स एक्ट कर रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उस तरफ होगी। तो इंशाल्लाह इसका जो है वो PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर किसी को वर्ड फाइल चाहिए हो तो वो नीचे नंबर होगा, आप वहाँ से इसके वर्ड फाइल भी ले सकते हैं। बस।